Basic skincare is cleansing of the skin, moisturizing the skin and wearing a sunblock. इसके अलावा तीसरी और कोई चीज़ नहीं है। मैंने खुद अपने सामने प्रिस्क्रिप्शंस देखी हैं ऐसी ब्यूटिशियंस की जिन्होंने अपने नाम के साथ डॉक्टर लिखा हुआ है, फार्मासिस्ट जिन्होंने डॉक्टर लिखे हुए एंड दे हैव बिकम स्किन स्पेशलिस्ट। स्किन इज़ द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। अच्छी एक्सरसाइज करेंगे, अच्छा खाएं पिएंगे, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, आपकी स्किन ज़्यादा फ्रेश रहेगी। ट्रीटमेंट्स आप लेते हैं स्किन के तो आपको फ़ौरन से एक लेबल लगा दिया जाता है, ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना। अगेन दिस इज अ मिथ। 4 पीस चॉकलेट की खा लूँ, मुझे कुछ ना हो, और हो सकता है दूसरा कोई बंदा 1 पीस चॉकलेट का खाए और उसको एक्ने निकल आए। उसको सन ब्लॉक कह के लोगों के ज़हन में ये इंप्रेशन डाल दिया गया कि ये सिर्फ सन से बचाने के लिए नहीं, इट इज़ बेसिकली अल्ट्रा वायलेट रेज प्रोटेक्शन। हमने हीट और सन दोनों से प्रोटेक्ट करना है। उसको आपने 2 से 3 घंटे बाद रिपीट ज़रूर करना है। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ रूबा अरूज और आप लोग देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, जैसे ही मौसम तब्दील होता है ख़वातीन को अपनी स्किन केयर की टेंशन पड़ जाती है, क्योंकि जब भी मौसम तब्दील हो रहा होता है आपको एक्नी प्रॉब्लम्स, ड्राइनेस और ऐसे बहुत से मसाइल का सामना रहता है। इन सब मसाइल का हल क्या है, अपनी स्किन की केयर कैसे करनी है, ये जानने के लिए हम मौजूद हैं आज डॉक्टर कामरान कुरैशी के क्लिनिक में। इन्होंने वक्त दिया, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, डर्माटोलॉजिस्ट हैं और एस्थेटिक के जो मसाइल हैं उन पर भी काम कर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच जी, आई एम गुड। अच्छा सर, बेसिक्स सबसे पहले जानना चाहूँगी कि कौन सी ऐसी बेसिक्स हैं जो कि आपको अपना लेनी है अपनी स्किन को बेहतर रखने के लिए। ख़वातीन को वो कहते हैं ना पल्ले से बांध लेना, वो क्या बेसिक्स हैं स्किन केयर में? ये बेसिक स्किन केयर इज़ क्लींजिंग ऑफ द स्किन, मॉइस्चराइजिंग द स्किन एंड वेयरिंग अ सनब्लॉक। ओके, इसके अलावा तीसरी और कोई चीज़ नहीं है। राइट। आप अगर सुबह उठ के अपने स्किन को जब भी वॉश करते हैं उसके बाद आपने अगर तो ड्राई ज़्यादा स्किन तो मॉइस्चराइज ज़रूर करें। अगर स्किन ऑयली है तब भी मॉइस्चराइज़र, बट मॉइस्चराइज़र विच इज़ ऑयल फ्री बेस्ड। उसके बाद रात को मेकअप उतार के सोना है और मॉइस्चराइज करना है। दिन के वक्त आपने सन ब्लॉक ज़रूर इस्तेमाल करना है। तो ये तो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं फॉर एनी स्किन केयर। अब इससे आगे फिर कोई स्किन कंडीशन हो जाए या आप एंटी एजिंग के किसी प्रोडक्ट्स को यूज़ करना चाहते हैं तो उसमें हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ऐड कर सकते हैं। अच्छा, हम जिस खित्ते में रह रहे हैं यहाँ पे अमूमन शिद्दत मौसम की बहुत ज़्यादा होती है, तो जो सन ब्लॉक्स यहाँ आ रहे होते हैं अमूमन तो शायद वो ओरिजिनल पहुँच ही नहीं पाते यहाँ तक। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप सन से प्रोटेक्शन के लिए, अल्ट्रा वायलेट जो रेज हैं उनसे प्रोटेक्शन के लिए आप स्किन केयर में बेसिक ऐड कर सकते हैं? देखो, आपने बहुत अच्छी बात की, अल्ट्रा वायलेट रेज। बिकॉज द प्रॉब्लम है सन ब्लॉक को थोड़ा सा, मैं हमेशा कहता हूँ कि इसके नाम के साथ इनजस्टिस की गई है। इसको सन ब्लॉक कह के लोगों के ज़हन में ये इंप्रेशन डाल दिया गया कि ये सिर्फ सन से बचाने के लिए नहीं, इट इज़ बेसिकली अल्ट्रा वायलेट रेज प्रोटेक्शन। अब अल्ट्रा वायलेट रेज तो आपकी नॉर्मल लाइट के अंदर भी है, आप किचन में काम करते हैं, तो हमने हीट और सन दोनों से प्रोटेक्ट करना है। ठीक है। अच्छे सन ब्लॉक अवेलेबल हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि जी अच्छे सन ब्लॉक्स पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, बहुत सारे लोकल सन ब्लॉक्स भी अब तो अवेलेबल है। सन ब्लॉक के लिए सिर्फ जो एहतियात ज़रूरी है वो ये है कि कोई भी सन ब्लॉक, चाहे वो SPF 50 है, 60 है, 25 है, 30 है, कोई सा भी सन ब्लॉक हो, उसको आपने 2 से 3 घंटे बाद रिपीट ज़रूर करना है। ओके। बिकॉज सन ब्लॉक जो प्रोटेक्शन देता है वो आपको 2 घंटे 3 घंटे की मैक्सिमम प्रोटेक्शन देता है, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसको 2-3 घंटे बाद रिपीट करें। और अगर आपको कोई स्किन कंडीशन है, फॉर एग्जांपल पिगमेंटेशन का इशू है, तो फिर आपकी सन ब्लॉक का यूजेज और रिलीजियसली आपको करना पड़ेगा। ठीक है। बिकॉज अब आपको एक स्किन कंडीशन हो गई है, अब आपने ज़्यादा प्रोटेक्ट करना है अपने आप को। ठीक है। सन ब्लॉक तो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक्स है। आप ये ना देखें कि बाहर धूप है या नहीं है, आप सन ब्लॉक अपना रूटीन में शामिल कर लेना, ये एक बड़ी अच्छी टिप आपकी तरफ से आ गई। अच्छा, अब आ जाते हैं स्किन कंडीशंस की आप बात कर रहे हैं। अमूमन जो है वो आप यंग लड़कियों के बहुत से मसाइल, इवन लड़कों में ये बड़े प्रॉब्लम्स हैं कि जैसे ही थोड़ी सी एज आती है, 18+ आती है, तो वो आपकी स्किन कंडीशन ख़राब होना शुरू हो जाती है। 1-2 साल तक रहे तो वो नॉर्मल रहता है, लेकिन ये कुछ लोगों के साथ ही चल पड़ता है कि उनकी स्किन रहेगी नहीं खराब। देखिए, एक्नी एक सबसे बड़ा इशू है जो कि हमारी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा प्रीडोमिनेंट है। इट्स नॉट ओनली इन आवर पॉपुलेशन,
इट्स स्किन ऑफ कलर्स के अंदर थोड़ा सा ये इशू एक्ने का बहुत ज़्यादा देखा गया। अब वो वाली कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स चेंज हो गए जो कहते थे कि जी ये उम्र के दाने हैं, ये जो है उम्र के साथ साथ चले जाएंगे। कुछ लोगों के ये परसिस्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा देर तक रहते हैं। अब जब भी हमने एक्ने का कोई इलाज नहीं है, मतलब ये नहीं मैं कर सकता कि मैं 100% के लिए आपको ये कहूँ कि जी आज के बाद आपको एक्ने होगी नहीं। एक्ने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं वो ये है कि अगर तो आपकी एक्ने तंग कर रही है तो आप डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। एंटीबायोटिक अगर खाने की ज़रूरत है तो खानी पड़ेगी, लगाने वाली दवाइयाँ अगर लगानी है तो लगानी पड़ेंगी, और इसके बाद फिर कुछ ऐसी स्ट्रॉन्ग मेडिकेशंस भी अवेलेबल हैं जो कि इस्तेमाल करने से आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। सो मेरा तो मशवरा सिर्फ इतना होगा कि डॉक्टर को दिखा लेने में हर्ज कोई नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक ये खौफ भी पाया जाता है कि हम खुद भी स्किन कंडीशन से गुजर रहे होते हैं कि अगर आप स्किन से रेलिवेंट कोई मेडिसिन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या एक लॉन्ग पीरियड के लिए करते हैं तो आपके हार्मोनल प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। फीमेल्स को स्पेशली मना किया जाता है कि आपने स्किन की मेडिसिन नहीं खानी। तो ये अभाम क्या है? ये बेसिकली एक मिथ ही है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। स्किन की प्रोडक्ट्स का एज सच हार्मोन्स के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन हार्मोनल डिसबैलेंस का स्किन प्रॉब्लम्स के साथ ज़रूर ताल्लुक़ है। ठीक है। तो ख़वातीन में ख़ास तौर पे जब हार्मोनल चेंजेस आते हैं उसके तो एक्ने भी हो जाती है। इसके अलावा पिगमेंटेशन हमने बहुत ज़्यादा देखी है जो कि हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से होती है। सो दिस सेइंग दिस कि जी आपकी दवाइयाँ would lead to hormonal disbalance, no, this is not right. Yes, hormonal disbalance can lead to skin problems, उनके लिए फिर इलाज ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, अभी आजकल जो बड़ा कॉमन हार्मोनल प्रॉब्लम है PCOS जिसको हम कह रहे हैं, ये अक्सर जो है वो यंग लड़कियां रिपोर्ट कर रही होती हैं। तो क्या है ये PCOS, क्या है, इसका ट्रीटमेंट कैसे लेना चाहिए, क्या गलतियाँ हम करते हैं कि ये लॉन्ग टर्म हो जाता है? देखिए, PCOS स्टैंड्स फॉर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ठीक है। अब PCOS आजकल एक तो कुछ लोग तो फैशन के तौर पे भी ये वर्ड यूज़ कर देते हैं कि PCOS का प्रॉब्लम है। नहीं, PCOS जब तक डॉक्टर से तशखीस ना करा लें, आप डॉक्टर से डायग्नोसिस ना बनवा लें, आप ये नहीं कह सकते कि आपको PCOS का इशू है। PCOS में होता क्या है, बेसिकली आपके ओवरीज के साथ एक सिस्टिक अपीयरेंस, पर्ल लाइक अपीयरेंस हो जाती है और उसकी वजह से हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है। अब उस हार्मोनल डिसबैलेंस को बहुत सारी दवाइयाँ अवेलेबल हैं जिनके ज़रिए ये ट्रीट किया जा सकता है। ज़्यादातर PCOS थोड़ा सा जिनमें ओबेसिटी हो या मोटापे की तरफ रुझान हो जिन लोगों का, उन लोगों के अंदर PCOS का जो है ज़्यादा देखा गया है कि उसका इंसिडेंस ज़्यादा है। इसके अलावा जो दूसरा इशू है वो ये है कि स्ट्रेस ऑल्सो प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। स्किन इज़ द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, और कोई भी चीज़ कहीं इंटरनली भी आपको अफेक्ट कर रही होती है तो उसका कई दफ़ा चीज़ें स्किन के ऊपर नज़र आ रही होती हैं। तो स्किन के ऊपर कोई प्रॉब्लम नज़र आने का ज़रूरी मतलब ये नहीं है कि आपको स्किन का प्रॉब्लम है। हो सकता है आपको कोई इंटरनल प्रॉब्लम किसी और ऑर्गन का प्रॉब्लम हो जो कि स्किन पे डिपिक्ट कर रहा है। तो इसलिए इसकी तशखीस कराना और एक दफ़ा डॉक्टर से लेबल कराना कि आपको PCOS है या नहीं। PCOS का 100% हम क्लैरिटी के साथ कुछ टेस्ट हैं और उसके अलावा अल्ट्रासाउंड के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि आपको PCOS है या नहीं है। ठीक है, इसको तशखीस की प्रॉपर ज़रूरत होती है। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो कि अमूमन आपसे बहुत से यंग लोग करना चाहेंगे कि हम एक्सरसाइज और डाइट के ज़रिए अपने स्किन को कितना फ्रेश रख सकते हैं, कितनी ज़रूरी है आपकी डाइट, पानी, ये चीज़ें? बहुत ज़्यादा। ठीक है। वाटर इनटेक वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2, देखें अगेन वाटर इनटेक के बारे में ना थोड़ा सा कुछ लोग कहते हैं जी कि इतने गिलास पानी पीना चाहिए। मैं कहता हूँ जितनी आपकी ज़रूरत है उतना ज़रूर पीना चाहिए। ठीक है। आपकी ज़रूरत के मुताबिक। देखिए, हर एक बंदे की अपनी ज़रूरत है, हर एक बंदे का। अब कोई बंदा बाहर काम करता है उसकी पानी की नीड ज़्यादा बढ़ जाती है, और ऑन द अदर हैंड एक बंदा है जो कि ऑफिस बेस्ड AC के अंदर रहता है, उसकी नीड जो है वो कम हो जाती है। सो उतना पानी ज़रूर पीना चाहिए जितना कि आपके लिए ज़रूरी है, कोई मिनिमम या मैक्सिमम नहीं है इसके अंदर। नंबर 2 जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है एज़ फार एज एक्सरसाइज इज़ कंसर्न, एक्सरसाइज देखिए बहुत सारी चीज़ों को आपको बचाती है।
और तंदुरुस्ती जो होती है वो आपको खुद ही, हम सब कहते हैं कि जी वो आपके लिए रूह की ग़िज़ा है बेसिकली, और आप यू लिव लॉन्गर, यू लिव हेल्दी, और स्किन एज आई सेड इज़ पार्ट ऑफ द बॉडी। सो अगर आप अच्छी एक्सरसाइज करेंगे, अच्छा खाएं पिएंगे, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, आपकी स्किन ज़्यादा फ्रेश रहेगी। अच्छा, अमूमन जब ट्रीटमेंट्स आप लेते हैं स्किन के, तो आपको फ़ौरन से एक लेबल लगा दिया जाता है, ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, तो इसका कितना ताल्लुक होता है स्पेशली मीट चिकन वगैरह से? अगेन दिस इज़ अ मिथ। ठीक है। चिकन पे थोड़ा सा मेरे अपने पर्सनल थॉट्स कुछ हो सकते हैं कि मैं चिकन को थोड़ा सा आई मे बी सेइंग कि जी क्योंकि चिकन की फीड और वो सारा कुछ, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग हम लोग बहुत अरसे से इस पे बात कर रहे हैं, लेकिन आज तक कभी कोई एक्शन नहीं लिया जा सका। और चिकन इंडस्ट्री इज़ अ बिग इंडस्ट्री, और ख़ास तौर पे ये जो प्रोसेस्ड चिकन जो हमें अवेलेबल है, बट इफ़ यू से कि जी आपके इस चीज़ के खाने से हो सकता है, देखिए मैं 4 पीस चॉकलेट की खा लूँ, मुझे कुछ ना हो, और हो सकता है दूसरा कोई बंदा 1 पीस चॉकलेट का खाए, उसको एक्ने निकला है। सो आपको अपने ट्रिगर फैक्टर्स खुद ढूंढने, मैं आपको हेल्प नहीं कर सकता, ना मैं आपको किस चीज़ से मना कर सकता हूँ खाने से, ना मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ये चीज़ें खाएं तो हाँ ठीक है, मैं फ्रेश हेल्दी वेजिटेबल्स डाइट उसके ऊपर मैं ज़रूर इनकरेज करूँगा, लेकिन मैं आपको ये मना नहीं कर सकता कि आप ये चीज़ें ना करें। क्यों? क्योंकि वो ट्रिगर फैक्टर्स आपको खुद से ढूंढने हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये हम तो मेडिकेशन या फूड के ज़रिए ट्रीटमेंट की बात करें, आजकल जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट चल रहे हैं ऑस्थेटिक के, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, वो कहाँ से करवाने चाहिए, या एटलीस्ट क्या बेसिक्स देखने चाहिए? हम जब स्किन कंडीशन का शिकार होते हैं ना, तो फिर हम हर एक पे ट्रस्ट कर रहे होते हैं या किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर रहे होते, तो किन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है? सबसे जो अच्छी चीज़ हमारे इस पूरे चीज़ में है वो है सोशल मीडिया, और सबसे बुरी चीज़ भी है सोशल मीडिया। ठीक है। अब मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि आजकल आपको बहुत अच्छी अच्छी रोज़ी पिक्चर्स दिखा के हम बहुत कुछ, और उस पर आप लोग, सारी बात है, जो डूबते को तो तिनके का सहारा चाहिए, उससे तो कोई चीज़ देखनी है, उसने देखना कि जी ये पिक्चर है, ये बिफ़ोर है, ये आफ्टर है, और उसने सीधा उस जगह पे पहुंच जाना है। पहली बात तो ये है कि इट शुड बी एन एस्टैब्लिश्ड क्लिनिक। नंबर 2, उनका एक्सपीरियंस कितना है। नंबर 3, वो डॉक्टर्स हैं भी या नहीं हैं। अब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में फार्मासिस्ट भी अपने नाम के साथ डॉक्टर लिखते हैं, फिजिकल थेरेपिस्ट अपने साथ के साथ लिखते हैं, ब्यूटिशियंस हैं जो कि डॉक्टर लिखते हैं, और दवाइयाँ दे रहे हैं वो दवाइयाँ जो कि क्रिमिनल है देना, जो कि एट टाइम्स एक आम डॉक्टर भी नहीं दे सकता, उसके लिए एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के हाथ से वो दवाई लिखी जा सकती है। मैंने खुद अपने सामने प्रिस्क्रिप्शंस देखी हैं ऐसी ब्यूटिशियंस की जिन्होंने अपने नाम के साथ डॉक्टर लिखा हुआ है, फार्मासिस्ट जिन्होंने डॉक्टर लिखे हुए, एंड दे हैव बिकम स्किन स्पेशलिस्ट। शायद इसमें उनको पैसा ज़्यादा नज़र आता है। अच्छा, ये जो चंद हज़ार में आपको हाइड्रा और कौन कौन से फेशियल ये ऑस्थेटिक का काम है, और ये आपको सैलून्स पे ऑफ़र किए जा रहे होते हैं, इनके पीछे क्या साइंस है, क्या प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, कैसे कर लेते हैं ये लोग? ये रेगुलेशन की कमी है ना हमारे मुल्क में। हमारे मुल्क में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि रेगुलेटेड नहीं है। आप देखें कि सैलून्स भी वही काम करना शुरू कर दिया है। भारत सैलून आप सोशल मीडिया पे देखें, और मतलब आप इसकी सबसे बड़ी जो चीज़ है, लुक एट द ब्लैटेंट अप्रोच ऑफ देयर्स, कि वो खुल के एडवर्टाइज कर रहे हैं अपने आप को। मतलब कि इससे ज़्यादा क्या हो सकता है हमारे इस माशरे के अंदर, चीज़ों के अंदर, कि वो खुल के एडवर्टाइज कर रहे हैं उन चीज़ों को जो कि उनको अलाउड ही नहीं करनी। फिलर्स, बोटॉक्स, इंजेक्टेबल्स, पीआरपी। अब पीआरपी के बारे में देखिए, यूके में नर्सेज आर अलाउड, बट उन सिर्फ वो नर्सेज जो कि एस्थेटिक में ट्रेंड हैं। यूएस में भी इसी तरीके से है। दुबई में मैं काम करता हूँ, दुबई में तो इतना रेगुलेटेड है, इट्स ओवर रेगुलेटेड, नहीं कर सकते लोग काम। यहाँ पे ब्यूटी पार्लर्स वाले पीआरपीज कर रहे हैं, पीआरपी ये ब्लड लेने की इजाज़त किस तरीके से है उनको स्किन कंडीशंस का पता भी है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिनके अंदर लोग उनको ख़राब करके या उनको ऐसे चीज़ें प्रॉब्लम्स में डाल चुके होते हैं कि वो फिर उनको ट्रीट करना
मुश्किल काम हो जाता है। ठीक है। अच्छा, PRP की तो आपने खुद ही बात कर ली, सर्जरीज भी अक्सर स्किन के लिए बहुत से ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है फिर भी सर्जरी करवा रहे होते हैं, प्लास्टिक सर्जरी, ये कितना एक हेल्दी ट्रीटमेंट है, जाना चाहिए इस तरफ या नहीं? देखिए, अगर तो ज़रूरत है तो बिल्कुल जाना चाहिए। देखिए एस्थेटिक्स, अब आप देखिए, एक आगे मेडिकल कंडीशन, एक आगे एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स में आप कहते हैं कि जी मुझे अपना चेहरा इतना खिंचा हुआ चाहिए, मुझे जो है अपने लिप्स इस तरह के चाहिए, मुझे अपने ये रिंकल्स नहीं चाहिए। अब ये एक इंडिविजुअल ख्वाहिश है। अब ये इंडिविजुअल ख्वाहिश पे आप कोई पाबंदी नहीं लगा सकते, और इसके अंदर वो काम करने वाले जो भी हैं उनको भी पता है कि वो क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन इस ख्वाहिश को एक्सप्लॉइट करना और लोगों में उस एहसास कमतरी को डालना, ये एक बहुत बड़ा जुल्म है। ठीक है। लास्टली आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं स्किन के लिए, जैसे फेस वॉश है, मॉइस्चराइज़र है, क्लिनज़र आपने बात की, उनका क्या ख्याल रखना चाहिए, क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, इस चीज़ पे भी थोड़ी सी बात कीजिए। देखिए, ये एक बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है स्किन केयर प्रोडक्ट्स का। अगर तो आपको एंटी एजिंग चाहिए है तो अच्छा रेटिनॉल, ठीक है, 0.25% इज़ गुड इनफ फॉर नॉर्मल केयर। विटामिन सी, उसके अलावा आपके पास चंद एक और प्रोडक्ट्स हैं लाइक नाइसिनामाइड है और इस तरह की चीज़ें हैं, इनको आप अपनी रूटीन में ऐड कर सकते हैं। क्लींजर की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। अब क्लींजर में फोमिंग क्लींजर्स भी आते हैं, लिक्विड बेस भी आते हैं, सोप बेस भी आते हैं। सो दैट अकॉर्डिंग टू द स्किन कंडीशन दैट शुड बी आइडेंटिफाइड कि कौन सा क्लींजर इस्तेमाल करना चाहिए किस स्किन के लिए। चूँकि हम स्किन ऑफ कलर्स में हैं तो स्किन ऑफ कलर्स के अंदर थोड़ा सा जब हम मॉइस्चराइज़र सेलेक्ट करते हैं तो सेरामाइड और इस तरह की चीज़ें उनमें इंग्रेडिएंट्स हों तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करते हैं। आपने शुरू में बात की अबाउट द वेदर चेंज। वेदर चेंज के अलावा इन्वायरमेंटल चेंज भी बहुत बड़ा है, क्योंकि अब आप देखिए जिस तरीके से लाहौर के अंदर स्मॉग है, लाहौर दुनिया के मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में काउंट हो रहा है इस वक्त। तो अब चीज़ें मुहर्रकात चेंज हो गए हैं। जब मैं बड़ा हुआ मुझे आज भी याद है कि मैं रात को आसमान पे तारे देख सकता था। अब आप जैसे बच्चे जो हैं उनको तो वो तारे देखे हुए पता नहीं कितना अरसा गुजर जाता है। ठीक है, कोविड के दौरान देखे थे। तो अब ये भी सारे मुहर्रकात हैं, तो थिंग्स आर चेंजिंग वेरी वेरी रैपिडली। ठीक है, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल आज के डिस्कशन का मकसद ये था कि जब आप अपनी स्किन को ट्रीट कर रहे होते हैं तो फिर एक जो बिल्कुल रिकमेंडेड नॉलेज है उससे मशवरा लेना इंतहाई ज़रूरी होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे इतने मशवरा देने वाले लोग बैठे होते हैं, उनमें आपके ब्यूटिशियंस, आपके दोस्त, आपके सब कलीग, सब लोग आपको कोई ना कोई रेमेडी बता रहे होते हैं। तो उन पर जाने से पहले आपको बहुत केयरफुल रहना है कि किसी माहिर से मशवरा कर लें ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।